वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और फिट होंगे। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी सॉल्वेंसी रेशोज, जो हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसीज को बताती थी। डेट इक्विटी रेशो पढ़ ली थी हमने, टोटल एसेट टू डेट रेशो पढ़ ली थी, प्रोप्राइटरी रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। ओके बच्चों, तो जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा अब यहाँ पे है आएगी टर्नओवर रेशोज, यानी कि थर्ड टाइप की रेशोज। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल, कि हमारी सेल कितनी है। तो इन रेशोज का कंपैरिजन सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल से होता है, यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसमें भी बच्चों 4 रेशोज आती है, एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आ जाओ बच्चों। टर्नओवर रेशोज, टर्नओवर का मतलब क्या होता है? टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, यानी कि कुछ रेशोज को हम सेल्स के कंपैरिजन में कंपेयर करते हैं कि हमारी जो सेल है उसके अकॉर्डिंगली हमारे वेरियस थिंग्स, जैसे कि डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, स्टॉक कितना है हमारा, या वर्किंग कैपिटल कितनी है। तो ये 4 चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं। तो 4 ही हमारी रेशोज हैं। ओके बच्चों, और अगर सेल्स नहीं होती तो सेल्स के अलावा दूसरी चीज़ क्या होती है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, विच इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर 11th क्लास में पढ़ी थी आपने, याद होगा तो, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, फिर से दोबारा से बता दूंगा। ओके बच्चों, तो अब हमने ये देखना है कि ये रेशोज़ बताती क्या है। ये रेशोज़ बेसिकली आपकी एफिशिएंसी को बताती है, दैट हाउ एफिशिएंट योर ऑर्गेनाइजेशन इज इन यूटिलाइजिंग योर रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज आपके पास हैं उनको कितने अच्छी तरीके से और कितनी एफिशिएंटली यूटिलाइज करके आप पैसे कमा रहे हैं और बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। बिजनेस कैसे पता चलता है बढ़ रहा है? बिजनेस पता चलता है सेल से। जितनी ज़्यादा सेल उतना बड़ा बिजनेस, सीधी सी बात है। जिसकी सेल 1 करोड़ की है, 1 करोड़ का टर्नओवर साल का, उस हिसाब से इनकम आएगी। जिसकी 100 करोड़ की है उसका 100 करोड़ का टर्नओवर, उसकी उस हिसाब से इनकम आएगी। तो जितना बड़ा बिजनेस उतनी बड़ी टर्नओवर, सीधी सी बात है। तभी हम इसको टर्नओवर रेशोज का नाम देते हैं। तो चलिए एक एक करके पढ़ेंगे सारी रेशोज को। आ जाइए। सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अब बच्चों, इन्वेंट्री किसको बोलते हैं? सबको पता है इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? हमारा स्टॉक। किसको बोलते हैं? स्टॉक को बोलते हैं बेसिकली, यानी कि जो हम प्रोडक्शन करके हमारे पास स्टॉक रखा होता है। अब स्टॉक का लेना देना किससे होता है? देखो बच्चों, स्टॉक का लेना देना कभी भी प्रॉफिट से नहीं होता। स्टॉक मीन्स लागत, कॉस्ट, जो माल हमने बनाया। बात समझ में आ रही है? तो उसको हम प्रॉफिट में, उस प्रॉफिट को मतलब उसमें इंक्लूड नहीं करके रखते। तो जब प्रॉफिट से उसको कंपेयर नहीं करना, स्टॉक हमारा माल है जो हमने लगाया है। फॉर एग्जांपल, आप ये मार्कर बनाते हैं, मार्कर ये 25 रुपये का बिकता है, लेकिन आपकी जो कॉस्ट है वो 20 रुपये है। अगर आपके पास 100 मार्कर पड़े हुए हैं तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये 2500 रुपये का माल है, ये 2500 का। क्या बोलेंगे? 2000 रुपये का माल पड़ा है। क्या है आपकी कॉस्ट? तो इन्वेंट्री को हमेशा किस पे देखना चाहिए? कॉस्ट पे देखना चाहिए। याद है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है? कि स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो नॉर्मली क्या होता है? कॉस्ट प्राइस ही कम होता है, मार्केट सेल्स प्राइस तो कभी भी कम होता ही नहीं है, हमेशा बढ़ा के ही बेचते हैं ना प्रॉफिट पे, घाटे में कौन बेचता है? तो इसलिए इन्वेंट्री का लेना देना किससे होता है? कॉस्ट से होता है। तो ये रेशो भी जो है बच्चों किस पे है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब ये बताती क्या है? देखिए, मान लीजिए, पहले कुछ फॉर्मूले देखते हैं। चलिए, सबसे पहले तो एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है, इसी का फॉर्मूला लिख देता हूँ। चलिए, एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज आप पढ़ते आए हो, 11th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, ठीक है ना। एवरेज मीन्स मीन, मीन याद है ना? सिग्मा एफ एक्स ऑन सिग्मा एफ और सिग्मा एक्स अपॉन एन, जो मर्जी कह लो। तो यहाँ पे इन्वेंट्रीज को हम कब कब देखते हैं? 2 बार ही देखते हैं। कौन सी देखते हैं? एक देखते हैं ओपनिंग इन्वेंट्रीज और एक क्लोजिंग इन्वेंट्री। वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना। क्लोजिंग इन्वेंट्रीज डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हमारे पास साल के स्टार्टिंग में कितना स्टॉक था और साल के एंड में कितना स्टॉक था। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, ये हम निकाल लेते हैं एवरेज। मान लेते हैं कि साल के स्टार्टिंग में हमारे पास 10,000 रुपये का स्टॉक था और साल के एंड में हमारे पास 20,000 रुपये का स्टॉक था। तो एवरेज कितना आ जाएगा? 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 15। यानी कि एवरेज हमारे पास 15,000 का स्टॉक पड़ा होता है। अब ऊपर क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जो गुड्स पूरे साल में बिक गए
उनकी कॉस्ट क्या थी। फिर से मार्कर पे आते हैं कि मान लीजिए कि हमारे जो मार्कर्स थे वो 2.5 लाख रुपए के बिक गए, उनकी कॉस्ट क्या थी 2 लाख, याद है ना, 20 रुपये 25 रुपये। तो 2 लाख रुपए के हमारे पास जो है हमने मार्कर्स बेच दिया 2 लाख रुपए की कॉस्ट के, और हमारे पास पड़े कितने हैं, हमारे पास पड़े हैं 15,000 के। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स 13 टाइम्स ये रेशो आ गई, यानी कि जितना माल हमारा पड़ा होता है उतना 13 बार साल में घूम जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार माल बनाया पूरे साल वही बेच रहे हैं, उसके बाद कर प्रोडक्शन ही नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है, दैट यू आर नॉट एफिशिएंट। एफिशिएंट कब हो कि माल बनाया बेचा, बनाया बेचा, बनाया बेचा, बार बार पैसे घूम रहे हैं। एफिशिएंसी वहीं तो पता चलती है कि आपने कम लागत में माल बनाया बेचा। ऐसा तो नहीं है ना कि आज आपने 2 लाख रुपए का माल बनाया उसको पूरे साल बैठ के बेच रहे हो, वेरी बैड। तरीका क्या होता है कि आपने 15,000 रुपये का माल बनाया, उसको बेचा, पैसे आ गए, फिर बनाया बेचा, और वो साइकिल घूम रहा है। इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ओके बच्चों, तो ये रेशो क्या बताती है, ये बताती है कि जितना हमारे पास स्टॉक पड़ा है उसका कितने टाइम्स हम बार बार माल बना के बेच चुके हैं, कितना स्टॉक बेच चुके हैं। और ये जितनी हायर होती है उतनी ही बेटर होती है। ओके, कहाँ लिखूं, चलो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं नोट बना के, ठीक है। हायर इज गुड और बेटर। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को 2 से डिवाइड करते हैं, एवरेज स्टॉक आ जाता है। अब आ जाओ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं बच्चों। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको याद होगा, हमने पढ़ा था 11th क्लास के फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर में, विदाउट एडजस्टमेंट वाले में। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। 2 फॉर्मूले होते हैं बच्चों, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS। क्वेश्चंस में भी आगे बार बार इसको COGS ही बोलेंगे। ओके, याद रखना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन्स सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। याद है ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, कैसे बनाते थे, यहाँ पे लिखते थे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, और डिफरेंस क्या आता था, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था। यानी कि ये सेल्स है, 1 लाख रुपए की सेल हुई, या फिर से मार्कर पे आते हैं कि 2.5 लाख रुपए की सेल्स हुई, 2,50,000 की, 50,000 का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। व्हाट डज इट मीन, 2 लाख रुपीज़ कॉस्ट थी, सीधी सी बात है। ओके, दूसरा फॉर्मूला कहाँ से बन रहा है, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट से आ रहा है। दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है इसका, और दूसरा फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो सारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते थे, जिनका प्रोडक्शन से लेना देना होता है, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये दोनों ही फार्मूले हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के होते हैं। ओके बच्चों, कभी कभी आपको सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन होगी। क्या गिवन होगी, परसेंटेज। अच्छा, परसेंटेज भी बच्चों 2 तरीके से गिवन हो सकती है। एक परसेंटेज गिवन होगी कॉस्ट पे, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑफ कॉस्ट, या ऐसा लिखा होगा, सॉरी 25% ऑफ कॉस्ट, या ऐसा लिखा होगा कि प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑफ सेल्स। तो जब सेल्स पे लिखा हो तो सेल्स पे कैलकुलेट करना है, और जब कॉस्ट पे लिखा हो तो कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है, और अगर कुछ ना लिखा हो तो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा सेल्स पे कैलकुलेट करना है, ये याद रखना। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलता है, सेल्स पे। नोट कर लो ये अपनी कॉपी में। अगर कुछ नहीं लिखा तो हाँ, उसने स्पेसिफिकली बता दिया कि कॉस्ट पे निकालना तो कॉस्ट पे निकाल लो। ओके, और अमाउंट में दिया है तो कहानी खत्म हो जाएगी, टेंशन ही नहीं है। आगे क्वेश्चंस करेंगे सब सिखाऊंगा आपको, अभी सिर्फ फॉर्मूलाज को ध्यान में रखिए। ओके बच्चों, तो ये 2 ही फॉर्मूले यहाँ बनते हैं। एवरेज स्टॉक का हमने लिख दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के 2 फॉर्मूले बनते हैं, दोनों हमने लिख दिए, एक सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और ये कहाँ से आए हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से आए हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में एक साइड लिखते थे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो इधर क्या रह गया, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। बात तो एक ही है। क्लोजिंग स्टॉक को उठा के इधर ले जाओ, ग्रॉस प्रॉफिट को इस साइड ले जाओ, देखो 2 फॉर्मूले बन जाएंगे, और दोनों ही क्या बनते हैं, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनती है। ओके बच्चों, चलिए दूसरी रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड यानी कि व्यापार, रिसीवेबल यानी कि जो पैसे आने हैं। व्यापार में कौन से पैसे आते हैं, जब हम उधार में माल बेचते हैं, क्रेडिट पे। तो किससे लेना देना है इसका, क्रेडिट रेवेन्यू और नेट क्रेडिट सेल। किससे लेना देना है बच्चों, नेट क्रेडिट सेल से, यानी कि उधार में जो बेच रखा है। और कितने पैसे आने हैं, एवरेज। एवरेज फिर से वही
जैसे ओपनिंग क्लोजिंग था, यहाँ पे भी ओपनिंग क्लोजिंग हो जाएगा, लेकिन किसका हो जाएगा, अब स्टॉक का नहीं होगा, अब किसका होगा, ट्रेड रिसीवेबल का, यानी कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। अब व्हाट इज ट्रेड रिसीवेबल्स? ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं बच्चों? ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है जो पैसे हमने अपने डेटर्स से लेने हैं। तो इसमें एक तो आगे डेटर्स, और दूसरे क्या होते हैं, एक चीज़ और आती है, क्या होती है, याद करो। डेटर्स से जब हम लिखवा लेते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, BR। 11th में पढ़ा था ना चैप्टर अच्छे से, तो क्या बन जाएगा, तो ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, डेटर्स प्लस BR। तो इसका मतलब क्या बन गया, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल मींस ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, देन क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल। 4 चीजें आएंगी, लेकिन डिवाइडेड बाय 2 ही आएगा। अब ये मत कहना सर कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि ऊपर 4 चीजें आ गई तो नीचे 4 से डिवाइड करो, नहीं, 4 नहीं, हमने किसको डिवाइड करना, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को। ट्रेड रिसीवेबल किससे बनेगा, ओपनिंग डेटर्स और ओपनिंग BR, हमारे लिए वो एक है, देन क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग BR वो भी एक है, तो टोटल 2 ही आइटम हो गई। तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, क्या आ जाएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ऊपर क्या आएगा, नेट क्रेडिट सेल या क्रेडिट रेवेन्यू। क्रेडिट रेवेन्यू क्या होता है, क्रेडिट रेवेन्यू उधार में बेचा है, यानी कि टोटल रेवेन्यू में से कैश रेवेन्यू माइनस कर दो, पहला, यानी कि क्रेडिट रेवेन्यू क्या बनेगा, टोटल रेवेन्यू माइनस कैश रेवेन्यू। ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं, नेट क्रेडिट सेल। नेट क्रेडिट सेल क्या होती है, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस कैश सेल्स, याद रखना। ओके, यानी कि क्रेडिट सेल मींस, शॉर्ट में लिख रहा हूं, नेट ऑफ रिटर्न्स। इसका क्या मतलब है बच्चों, कि सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देना है, नेट क्रेडिट सेल लेनी है, ये याद रखना। ओके, तो ये क्या बताती है अब रेशो, अब ये रेशो बताती है बच्चों हमारे को कि जितने हमारी उधारी मार्केट में इस वक्त है एवरेज, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं हम कि हमारे पास ओपनिंग होते थे देन क्लोजिंग भी होते हैं। 10,000 रुपये के मान लो हमारे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल थे टोटल मिला के, 20,000 रुपये के हमारे क्लोजिंग है, तो एवरेज कितने आ गए, 15,000 रुपये, यानी कि 15,000 की हमारी एवरेज मार्केट में उधारी रहती है। तो क्या ये इतनी उधारी होती है, मीन साल में आपने एक बार 15,000 का माल बेच दिया और पूरे साल में 15,000 आ गए, नहीं, वो कितनी बार हमने रिकवर कर ली, यानी कि उतनी बार हम अपनी पार्टीज को माल बेच चुके हैं। हायर द रेशो बेटर इट इज, जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा। इसका मतलब क्या है, आपने 100 बारी माल बेच दिया, अगर 100 आ गई तो, यानी कि आपका माल बनता है जाता है पैसे आते हैं, माल बनता है जाता है पैसे आते हैं, माल बनता है जाता है पैसे आते हैं, साइकिल चल रहा है। जितना ज़्यादा चलेगा उतना ज़्यादा बढ़िया है। बात समझ में आ रही है? तो ये रेशो, ये सारी रेशोज बच्चों किस में आती है, टाइम्स में आती है, याद रखना। ये जो आंसर आएगा किस में आएगा, टाइम्स में। कितने टाइम्स, यानी कि हमारा क्रेडिट कितनी बारी मार्केट में घूम जाता है। गॉट इट? इससे रिलेटेड एक रेशो और होती है, और जिसे लिखने की मुझे जगह नहीं मिल रही, चलो यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। लो बच्चों याद रखना, ये इसके आगे की कहानी है। ओके, एक रेशो यहाँ पे और होती है। कौन सी रेशो होती है? वो होती है बच्चों एवरेज कलेक्शन पीरियड। जिसको हम डेट कलेक्शन पीरियड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डेट कलेक्शन पीरियड भी बोल देते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड, डेट कलेक्शन पीरियड मींस कि जो हमारी उधार है वो कितने दिनों में हमें मिल जाती है। गॉट इट? यानी कि जो हम उधार में माल बेच रहे हैं वो कितने दिन में हमारे डेटर्स हमें पैसे दे देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है बच्चों। ये दोनों ही
ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इससे थोड़ी कम है लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है, ये थोड़ी कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों पे खास ध्यान रखना, क्वेश्चंस भी हम इन्हीं के ज़्यादा करेंगे। इसके कर लिए तो इसके तुम्हें अपने आप आ जाएंगे और वो तो बहुत ही आसान है, तुम खुद ही कर लोगे, मुझे कराने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि वर्किंग कैपिटल भी तुम्हें पता है क्या है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी पता है तुम्हें क्या है। सो ये दो मेन इंपॉर्टेंट है। तो अब ये समझो कि ये क्या बताता है, ये बताता है कि जितने पैसे, देखो ये वाइवा में क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं और एमसीक्यू में भी आ सकते हैं कि भाई ये क्या बताता है। एवरेज कलेक्शन पीरियड बताता है कि जो उधार हमने अपने पार्टीज़ को हम देते हैं, अपने डेटर्स को देते हैं, वो पैसा कितने दिन में हमें लौटा देते हैं। तो ये दो तरीके से निकलता है। कैसे निकलता है? ये मंथ्स में भी निकलता है और डेज में भी निकलता है। तो मंथ्स और डेज इन अ ईयर अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। समझ जाना ये टीआर क्या है, टैटर मत करना। ओके, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो यानी कि पहली बात, मान लीजिए कि हमारे एवरेज डेटर्स जो हैं वो आ रहे हैं 10,000 रुपये। ओके, और हमारी जो क्रेडिट सेल है वो आ रही है 1,20,000 रुपये। ओके, तो 1,20,000 अपॉन 10,000 क्या आ गया? 12 टाइम्स आ गई हमारी डेटर्स टर्नओवर रेशो। इसको डेटर्स टर्नओवर रेशो ही बोलते हैं, पहले डेटर्स टर्नओवर ही बोलते थे, बाद में ट्रेड रिसीवेबल्स नाम हो गया क्योंकि डेटर्स और बीआर दोनों ही जुड़ गए, इसलिए चेंज कर दिया। ओके, तो मान लीजिए हमारी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो आ गई 12 टाइम्स। इसका क्या मतलब है? यानी कि हमारी जितनी उधारी है उसको हम 12 बार घुमा देते हैं, 12 बार घुमा देते हैं, यानी कि 12 साइकिल घूम जाते हैं। हम समझ लीजिए आपकी एक पार्टी है जिसके लिए आप माल बनाते हैं और उसे देते हैं, माल बनाते हैं उसे देते हैं। कितनी बार बना के देते हैं? 12 बार देते हैं। साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, अपॉन 12, यानी कि एक महीने में आपकी पेमेंट आ जाती है। इसका ये मतलब है कि जो उधार में आप माल बेचोगे वो एक महीने में वापस आएगा। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स बच्चों कि आपको वर्किंग कैपिटल के लिए इतना पैसा चाहिए कि एक महीने तक आप प्रोडक्शन करते रहो और वो पैसा आपको लगाना है, फिर वो माल उधार में जाएगा और घूम के वापस आएगा। बात समझ में आ रही है? ये क्या बताता है? ये रेशोज क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आप बिजनेस करने जाओगे आपको अपनी वर्किंग कैपिटल की असेसमेंट करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वर्किंग कैपिटल के ऊपर, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसमें सब कुछ दोबारा से आएगा, सब पढ़ोगे आप आगे। ओके बच्चों, स्पेशली जो सीए करेंगे और एमबीए करेंगे फाइनेंस में। तो मान के चलिए आपने अपनी वर्किंग कैपिटल को मेजर करना है, एस्टिमेट करना है। आप एक बिजनेस करने जा रहे हो, आपने फैक्ट्री खरीद ली, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख की फैक्ट्री खरीद ली। वो तो गए, फैक्ट्री आ गई, फैक्ट्री चालू है। अब आपको माल डालना है, फैक्ट्री चलानी है। वर्किंग कैपिटल मैंने आपको बताया था, लेबर की सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, जो भी है, वट खर्चे हैं, वो सारे खर्चे हैं। कितने दिन तक माल डालते रहोगे, पैसा डालते रहोगे तो फैक्ट्री चलती रहेगी। फिर जब वो माल बिकेगा, जाएगा और पैसा घूम के आएगा, तब आपकी इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगी। वो कैसे पता चलता है? वो यहां से पता चलता है। गॉट इट? इसलिए ये रेशो इंपॉर्टेंट है। तो ये हमेशा इसके साथ जुड़ के आती है क्वेश्चन में। अभी क्वेश्चंस तो आने नहीं है, सिंपल से कॉन्सेप्ट आने हैं। तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर आपकी उधारी एक महीने में वापस आ रही है तो आपकी डेटर्स टर्नओवर रेशो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो कितनी है, या 2 महीने में आ रही है तो कितनी है? तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 12 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, यानी कि 6 आ रही है। बात समझ में आ गई बच्चों? अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए, जैसे ये है वैसे ही ये है। अब यहाँ पे क्या थी? नेट क्रेडिट सेल थी, तो यहाँ पे क्या आ गई? नेट क्रेडिट परचेज आ गई। जैसे यहाँ पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल थे तो यहाँ पे एवरेज ट्रेड पेबल्स आ गए। यहाँ पे डेटर्स और बीआर हो गए तो यहाँ पे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल हो गए। तो ये रेशो बहुत आसान है, आप खुद कर लेना, मैं नहीं करा रहा। ओके, फॉर्मूला आपको मैंने लिख दिया है, सब कुछ आपको पता है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं सिर्फ ये लिख देता हूँ कि ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं। क्रेडिटर्स प्लस बीपी यानी कि बिल्स पेबल। ओके बच्चों, जैसे ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स प्लस बीआर होते हैं, सेम रेशो है। बस सिर्फ क्या ध्यान देना है, यहाँ पे क्रेडिट सेल है तो यहाँ पे क्रेडिट परचेज है। ओके, जितना हमने उधार में खरीदा, और नेट क्रेडिट परचेज है। कैश वाली परचेज कभी कभी दी होती है, एक्सक्लूड कर देना। ओके, देन ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं बता दिया। एवरेज कैसे निकालनी है, सेम फार्मूला लगेगा, दोनों के ओपनिंग दोनों के क्लोजिंग ऐड कर लो, 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगी, रेशो निकाल लेना।
जैसे डेट कलेक्शन पीरियड होता है या एवरेज कलेक्शन पीरियड होता है, ऐसे एवरेज एज ऑफ पेबल्स भी होता है कि हम कितने दिन में उधारी दे रहे हैं। जैसे ही हमारी उधार वापस आ रही है, हम भी तो उधार में माल ला रहे हैं, तभी तो क्रेडिटर्स हैं, तो हम कितने दिन में दे रहे हैं, पर वो आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए छोड़ दो। अगर होती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सेम फॉर्मूला है, कभी आ भी जाए तो मंथ्स और डेज इन अ ईयर अपॉन ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो याद रखना, वैसे आएगी नहीं। ओके बच्चों, चलिए लास्ट रेशो क्या कह रहा है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल तो आपको बताइए क्या है ना, सेम। अभी ये क्या थी, ये बताती है कि उधारी में कितना पैसा लगा हुआ है। कैश में भी तो पैसा लगता है, ऐसे थोड़ी ना है कि कैश सेल हो रही तो पैसा नहीं लगेगा। ऐसा तो है नहीं ना कि आपने फैक्ट्री में रोज सुबह जो सामान बनाया वो शाम को बिक जाए और कैश वापस आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होता कभी भी। तो ये टोटल वर्किंग कैपिटल बताती है। ये किस में बता रही थी कि हमारे डेटर्स में कितने पैसे फंसे हुए हैं और वो कितने दिनों में घूम के आते हैं, और ये बताती है टोटल सेल्स के लिए कितने पैसे लगेंगे। यानी कि ये सिर्फ क्रेडिट का बता रही थी, तो ये क्रेडिट और कैश का बताती थी कि जितनी वर्किंग कैपिटल लगी है उसके कितने गुना हमारी सेल्स हो रही है, कितनी बार हमारी वर्किंग कैपिटल घूम रही है। बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये भी रेशो यही बताते हो। तो जितनी ज़्यादा ये रेशो उतनी ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो मैंने क्या बताया था, टर्नओवर रेशोज हमेशा यही देखती है कि आप अपने रिसोर्सेज को कितना अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स नेट सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, टोटल इसमें दोनों आ जाती है बच्चों, कैश भी आ जाती है और क्रेडिट भी आ जाती है, दोनों मिला के। और वर्किंग कैपिटल तो आपको पता ही है क्या होता है, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होती है। ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। पहली बार में ही पढ़ा था, दूसरी बार में ही पढ़ा था, तो अब तीसरी बार में तो सिखाने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए आपको। तो बच्चों ये थे हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स और ये थी हमारी टर्नओवर रेशोज जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों, और अगली क्लास में मैं आपको कराऊंगा इनके प्रैक्टिकल्स। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बच्चों जब प्रैक्टिकल्स वाली क्लास करो तो ये सब एक पेपर पे लिख के लर्न कर लेना, और जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो हर क्वेश्चन को से पहले आपने रेशोज़ के फॉर्मूलाज लिखने हैं। एक तो आपको फॉर्मूलाज लर्न हो जाएंगे और दूसरा आपके कॉन्सेप्ट उतने ही ज़्यादा क्लियर होते चले जाएंगे। ओके बच्चों, तो कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमेशा आपके काम आएंगे, आज नहीं आगे तक आएंगे। तो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको सिखाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। और आपका वादा क्या है कि आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, क्लास लाइक करनी है, चैनल सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सबका भला हो सके। ओके बच्चों, तो कॉन्सेप्ट्स में कमी मैं नहीं आने दूंगा और प्रैक्टिस में कमी आप मत आने देना, मार्क्स अपने आप आ जाएंगे 100 में से 100। ओके बच्चों, तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी टर्नओवर रेशोज़ के प्रैक्टिकल्स के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।